हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। हमने ये कुछ सिचुएशंस को कंसीडर करना है जो डेली लाइफ की है और सोचना है कि क्या होता है जब हम मिल्क को रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं समर्स में, या आयरन तवा या पैन नेल है इसे एक्सपोज कर देते हैं हमिड एटमॉस्फेयर पे, और ग्रेप्स जब फर्मेंटेड होते हैं तब, और जब हम वी रिस्पायर। तो इन ऑल दी अबव सिचुएशंस क्या होता है, जो नेचर और आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस है वो कुछ चेंज हो जाती है। ठीक है। अब जब भी एक केमिकल चेंज अकर होता है हम कहते हैं कि वी कैन से दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। हाउ डू वी कम टू नो दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। हम ये कैसे पता लगाते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है। तो हम कुछ एक्टिविटीज करेंगे और इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे। हमारे पास है एक्टिविटी नंबर 1.1। चलो इस एक्टिविटीज को करते हैं। आपको स्कूल में जब ये एक्टिविटी करोगे तो आपने टीचर्स की असिस्टेंस में करनी है और आपने आई ग्लासेस जरूर पहननी है। तो हमारे पास फिगर 1.1 को देखेंगे हम। इसमें हमने एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, जो ये देखो ये है मैग्नीशियम रिबन। इसकी लेंथ होनी चाहिए 3 to 4 सेंटीमीटर, और इसको हमने मैग्नीशियम रिबन है जो इसे हम सैंड पेपर से अच्छे से क्लीन करेंगे। क्लीन करने का मेन पर्पस ये होता है क्योंकि मैग्नीशियम काफ़ी रिएक्टिव होता है और ये एयर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की इस पे एक लेयर बना लेता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की ये जो लेयर है इसे प्रिवेंट करती है कि ये बर्न ना हो, इसलिए हम सैंड पेपर से क्लीन करते हैं ताकि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हट जाए और जो हमारे मैग्नीशियम की रिबन है वो अच्छे से बर्न हो सके। अब इस मैग्नीशियम रिबन को आपने ए पेयर ऑफ टोंग्स की हेल्प से आपने इसे पकड़ रखा है और एक बर्नर की हेल्प से हमने इसे बर्न करना है। ठीक है। उसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये मैग्नीशियम रिबन को आप बर्नर की हेल्प से बर्न कर रहे हैं और अब हमें बताना है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो इस केस में हमने ऑब्जर्व किया है कि जो मैग्नीशियम रिबन है ना उसमें जब वो बर्न होता है तो एक वाइट फ्लेम प्रोड्यूस होती है, ए डेजलिंग वाइट फ्लेम, एंड चेंजेस इनटू ए वाइट पाउडर। यहाँ से ये हमारे पास वॉच ग्लास है, इसमें जैसे ये बर्न होने के बाद ये वाइट पाउडर की फॉर्म में इसमें कलेक्ट हो जाती है। और ये जो वाइट पाउडर है ये ही क्या है हमारा, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड इसलिए बना क्योंकि रिएक्शन हुई है मैग्नीशियम की जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है एयर में। अब हम एक्टिविटी 1.2 करेंगे जिसमें हमारे पास हमने लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन लिया एक टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद हमने इसमें पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन को ऐड कर दिया। अब हमें बताना है कि हमने क्या ऑब्जर्व किया। तो इस केस में इसकी केमिकल इक्वेशन है, ये है लेड नाइट्राइट। इसमें हमने ऐड किया है पोटेशियम आयोडाइड। तो हमारे पास एक येलो कलर का सब्सटेंस बना है जिसका नाम है लेड आयोडाइड, और ये इनसोल्यूबल सब्सटेंस है। जो यहाँ पे रिएक्शन हुई है इस एक्टिविटी में, इसको हम, ये एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। इसके बारे में हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। उसके बाद हम एक्टिविटी 1.3 देखते हैं। इसमें हमारे पास जिंक ग्रेनुअल्स हैं कुछ, ये इस फिगर में दिखाया गया है आपको, फिगर नंबर 1.2 में। ये हमारे पास जिंक ग्रेनुअल्स हैं। हमने इसे एक टेस्ट ट्यूब या कोनिकल फ्लास्क है उसमें ले रखा है
उसके बाद हम इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देते हैं। जब आप ये एक्टिविटी स्कूल में करोगे तो ध्यान रखना है आपको, जो एसिड आपने लिया है HCl और H2SO4, उसको आपने काफ़ी केयरफुलनेस के साथ हैंडल करना है। अब ये हमसे पूछ रहा है कि आपने कुछ ऑब्जर्व किया है कि जिंक ग्रेनुअल्स के अराउंड कुछ ऑब्जर्व किया हो इस एक्टिविटी में जब आपने इसमें एसिड मिला दिया, या आपको बताना है, टच करना है कोनिकल फ्लास्क को या टेस्ट ट्यूब को जिसमें आपने ये एक्सपेरिमेंट किया है कि उसके टेम्परेचर में कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो जिंक हमारे पास सॉलिड की फॉर्म में है, तो जिंक सॉलिड, ये जो हम ब्रैकेट में इसके साथ स्टेट लिखते हैं, ये इसकी स्टेट बताती है किसी भी एलिमेंट की कि उस रिएक्शन में हमने उसे सॉलिड फॉर्म में लिया है, लिक्विड फॉर्म में लिया है, गैस फॉर्म में लिया है या एक्वस फॉर्म में लिया। यहाँ हमने जिंक की रिएक्शन की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमारे पास क्या बना, जिंक क्लोराइड बना प्लस हाइड्रोजन गैस। और जब हम इसकी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तब हमारे पास क्या बना, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसने हमसे पूछा कि आपने जिंक ग्रेनुअल्स के अराउंड कुछ ऑब्जर्व किया। हाँ, हमने ऑब्जर्व किया इस रिएक्शन में कि जिंक के अराउंड कुछ बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो ये बबल्स क्या इंडिकेट करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गैस हुआ है या इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है जिंक ग्रेनुअल्स के अराउंड। और अब इसने पूछा है कि क्या आपने कुछ टेम्परेचर चेंज देखा है। हाँ, हमने देखा कि टेस्ट ट्यूब ये जो है जिसमें एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जा रहा था, ये अब हॉट हो चुकी है। अगर ये टेस्ट ट्यूब हॉट हो रही है तो इसका मतलब है कि जो हमारी रिएक्शन है वो है एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती है, जिसमें हीट रिलीज होती है। ओके, फ्रॉम द अबव थ्री एक्टिविटीज we can say that any of the flowing observation help us to determine whether a chemical reaction has taken place। तो ये 4 पॉइंट हमें दे रखे हैं, ये हमें बताते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। जिसमें पहला पॉइंट है चेंज इन स्टेट, कि सब्सटेंस की स्टेट में क्या चेंज हो रहा है। यहाँ हमारा जिंक सॉलिड में था तो यहाँ एक्वस फॉर्म में आ गया। चेंज इन कलर, कि सब्सटेंस के कलर में कुछ चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे यहाँ पे गैस किया, इवोल्यूशन हुआ जिंक ग्रेनुल्स का जब हमने इसमें एसिड डाला। और चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में क्या चेंज हुआ है, मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हीट निकलेगी और एंडोथर्मिक में हमें रिएक्शंस को हीट देनी पड़ती है टू कैरी आउट दैट रिएक्शन। ओके, we will study about the various type of chemical reactions and their symbolic representation in this chapter। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि केमिकल्स रिएक्शंस के क्या टाइप होते हैं और उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो केमिकल्स, पहले हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस। इसमें हमने देखा एक्टिविटी 1.1 में जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया इन ऑक्सीजन, तो ये कन्वर्ट हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड को। तो ये जो डिस्क्रिप्शन हम दे रहे हैं ना सेंटेंस फॉर्म में, ये काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, इसीलिए हम इसे शॉर्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो जो सिंपलेस्ट वे होता है इस इक्वेशन को लिखने का या किसी भी एक्सपेरिमेंट को लिखने का, इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ड इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन क्या होती है, अबव रिएक्शन की जो एक्टिविटी 1.1 में थी, मैग्नीशियम लिखा हमने प्लस ऑक्सीजन लिखा, एरो डाल के हमने लिख दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एरो जो है ये हमें बताता है कि रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में कैरिड आउट हो रही है। और जो इसके लेफ्ट हैंड साइड में है ये हमारे होते हैं रिएक्टेंट्स। इसमें मैग्नीशियम रिएक्टेंट है और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स है, और प्लस का सिंबल लगा देते हैं हम रिएक्टेंट्स के बीच में। और ये जो राइट हैंड साइड पे है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो जब ये दो एलिमेंट रिएक्ट करे तो उसके बाद हमारा ये प्रोडक्ट बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन 1.1 मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट, ये बता दिया आपको। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ वो क्या हुआ, प्रोडक्ट। और इसके बीच में हमने ये जो एरो लगाया है,
ए वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। उसके बाद हमने रिएक्टेंट्स के बीच में प्लस का साइन, और प्रोडक्ट अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं तो उनके बीच भी हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे। और जो द एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अब हमारे पास है कि हम केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखें। इसमें हम केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। कि क्या वर्ड इक्वेशन के अलावा भी हमारे पास कुछ ऐसा ऑप्शन है जो इससे भी शॉर्टर हो सके? तो हाँ, हमारे पास ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम केमिकल के नाम की जगह या एलिमेंट के नाम की जगह उसका सिंबल यूज करते हैं। जैसे कि इसी में मैग्नीशियम की जगह हमने Mg लिख दिया, ऑक्सीजन की जगह O2 लिख दिया, और एरो सेम, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO लिख दिया। उसके बाद हमने काउंट करने हैं कि क्या एरो की दोनों डायरेक्शन, एरो के राइट साइड और लेफ्ट साइड, क्या दोनों एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इक्वल है या नहीं। जैसे यहाँ मैग्नीशियम एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ ऑक्सीजन के दो है लेकिन यहाँ एक है। आपने बताना है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट सेम ऑन द बोथ साइड। आपको सेम दिख रहे हैं? नहीं। अगर ये कह रहा है अगर यस देन द इक्वेशन इज बैलेंस, अगर दोनों तरफ इक्वल होते तो हमारी इक्वेशन क्या होती? बैलेंस होती। अगर इक्वल नहीं है दोनों साइड एरो को, तो हमारी इक्वेशन क्या है? अनबैलेंस, और उस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि एक केमिकल इक्वेशंस को आप कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा इन क्लास 9th। उसमें हमें क्या बताया था कि मास जो है, एक सेकंड रुकना आप, जो मास है वो ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉयड होता है अगर केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactant। मतलब कि जो एक केमिकल रिएक्शन है उसमें जो मास ऑफ एलिमेंट है, जो प्रोडक्ट में जितना है उतना ही उसका रिएक्टेंट्स में होगा। और इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ईच एलिमेंट, वो कांस्टेंट रहेंगे बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन। यहाँ वर्ड इक्वेशन है एक्टिविटी 1.3 की, जिसमें हमने पढ़ा था जिंक को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है। इसको हमने केमिकल इक्वेशन में ऐसे लिखा है जिंक प्लस H2SO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब हमने इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ एलिमेंट लिख दिए कि इस रिएक्शन में कौन कौन से एलिमेंट हैं। जिंक है हमारे पास, हाइड्रोजन है हमारे पास, H से सल्फर है, O से ऑक्सीजन है। अब हमने उसके बाद टेबल में नंबर ऑफ एटम्स इन लेफ्ट हैंड साइड्स इन आइटम्स का हमने एटम्स का हमने नंबर बताना है, और राइट साइड में भी। लेफ्ट साइड जिंक कितने हैं? 1। राइट साइड कितने हैं? 1। हाइड्रोजन कितने हैं लेफ्ट साइड? 2। राइट साइड 2। सल्फर कितने हैं लेफ्ट साइड? 1। राइट साइड कितने हैं? 1। ऑक्सीजन कितने हैं लेफ्ट साइड? 4। और राइट साइड कितने हैं? 4। जो नंबर ऑफ एटम्स है ईच एलिमेंट इस रिएक्शन में वो सेम है दोनों साइड्स। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो इक्वेशन 1.3 हमारी ये वाली इक्वेशन है जिंक प्लस H2SO4 वाली, ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। आयरन को हमने H2O के साथ रिएक्ट किया तो हमारा क्या बना? Fe3O4 प्लस H2। अब इसमें कुछ स्टेप है कि आप कैसे रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले जो भी आपको यहाँ एलिमेंट दे रखा है इसको आपने बॉक्स में
इस एलिमेंट को लिखने हैं। जैसे आयरन को हमने बॉक्स में लिख दिया, वाटर को हमने बॉक्स में लिख दिया, Fe3O4 को बॉक्स में और H2O। उसके बाद हमने सेकंड चीज़ क्या करनी है, एलिमेंट नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट और नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स, ये टेबल बनाई। अब हमने देखना है कि एरो के लेफ्ट साइड में कौन कौन से आइटम है। आयरन है, आयरन लिख दिया, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिख दिया, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लिख दिया। यहाँ से हमने लेफ्ट साइड में इनके एटम्स कैलकुलेट कर लिए। आयरन के कितने हैं 1, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 1। और राइट साइड में आयरन के 3, ऑक्सीजन के 4 और हाइड्रोजन के 2। तो आपने जो अब बैलेंसिंग स्टार्ट करनी है वो उस एटम से करनी है जिसके सबसे ज़्यादा नंबर है। तो चाहे वो रिएक्टेंट के अंदर हो चाहे प्रोडक्ट के अंदर हो, ठीक है। तो हमने इस टेबल से देखा कि जो ऑक्सीजन एटम के जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा है और कहाँ है, प्रोडक्ट में 4। तो यहाँ से हम इसको बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। हमने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन लिखे, इनिशियल कितने थे, रिएक्टेंट में कितने थे 1, वो H2O में ही था ऑक्सीजन। और प्रोडक्ट में कितने हैं 4, Fe3O4 में था। अब यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो हमें बैलेंस करने के लिए जो रिएक्टेंट है उसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, H2O वाले पोर्शन को 4। तो आपने ये बॉक्सेस में लिख रखे हैं और बैलेंस कर दिया, यहाँ 4 तो यहाँ 4 करने के लिए हमने इसको, आपने जो ये कांस्टेंट होगा कोई भी, वी कैन पुट कोफिशिएंट 4 एज 4H2O। हमने ऐसे नहीं लिखना है H2O4 कर दिया इसमें या H2O4 कर दिया, हमें बॉक्स के बाहर लिखना है, या हमने 4 लिख दिया, ठीक है। अब ये क्या है, पार्शली बैलेंस इक्वेशन होगी, क्योंकि इसमें एक ही आइटम ऑक्सीजन ऑक्सीजन बैलेंस है, तो इसे कहते हैं पार्टली बैलेंस इक्वेशन। उसके बाद हमने आयरन और हाइड्रोजन एटम, यहाँ देखो ऑक्सीजन कर दिया हमने, अब क्या रह गया हमारे पास, आयरन रह गया और हाइड्रोजन रह गया। अब इन्हें बैलेंस करना है, आयरन और हाइड्रोजन। तो अब हम देखते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। एटम्स ऑफ हाइड्रोजन लिखे हमने, इनिशियल कितने थे, रिएक्टेंट में कितने हो गए, अब यहाँ बैलेंस किया ना हमने, तो हाइड्रोजन H2 4। अब हाइड्रोजन को, इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, हाइड्रोजन के कितने हो गए 8, ठीक है। और प्रोडक्ट में कितने हमारे पास हाइड्रोजन के 2, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है। तो हम 2 को 8 कैसे बना सकते हैं, जब हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो यहाँ राइट साइड हमने लिख दिया 4, यानी प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट को बैलेंस किया है ना, क्योंकि रिएक्टेंट में तो ज़्यादा थे, तो यहाँ हमने लिख दिया 4H2। अब देखो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन हो गए, 4 ऑक्सीजन। अब रह गया आयरन, यहाँ पे 3 आयरन है और यहाँ पे 1 है, तो हमने इसे आयरन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आयरन को 3 से मल्टीप्लाई किया इसमें, तो हमारे पास ये आ गई बैलेंस इक्वेशन। अब हमने करेक्टनेस चेक करनी है कि ये सही है या नहीं, तो हम दोनों साइड रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी ईच एलिमेंट्स को देख लेते हैं कि बराबर है या नहीं है। आयरन के 3, आयरन 3, हाइड्रोजन के 8, हाइड्रोजन के 8, ऑक्सीजन के 4, यहाँ ऑक्सीजन के 4। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड को हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। अब जो स्टेप 7 है इसमें, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स। एक केमिकल इक्वेशंस में हम उसके साथ में उसका फिजिकल स्टेट के सिंबल भी शो करते हैं। अब ये क्या क्या सिंबल हो सकते हैं, गैसियस, लिक्विड, एक्वस एंड सॉलिड स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द नोटेशंस। अगर गैसियस है तो G से डिनोट किया, लिक्विड है L से, एक्वस है तो AQ से, सॉलिड स्टेट है तो S से। इसमें ही बताया गया, जो वर्ड एक्वस है इज रिटन इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट
दोनों में से भी, चाहे वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, वो प्रेजेंट है एज ए सोल्यूशन इन वाटर, वाटर में एज ए सोल्यूशन प्रेजेंट है, तो उस केस में हम ए क्यू लिखते हैं। ठीक है, इस हिसाब से जो हमारी फाइनल इक्वेशन आएगी, बैलेंस इक्वेशन, या हमने एलिमेंट्स तो बैलेंस कर दिए, अब उसके साथ हमने उसकी स्टेट भी लिख दी, किस स्टेट में है। इस आप सोच रहे हो कि वाटर है, ये तो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, और यहाँ जी लिख रखा है गैस। इसका मतलब ये है कि जो वाटर है उसे हमने फॉर्म ऑफ स्टीम यूज किया है, इस, और स्टीम क्या हुआ, गैसियस फॉर्म में, इसलिए यहाँ जी लिखा गया है। यूजली हम क्या देखते हैं कि जो फिजिकल स्टेट होती है ना, वो केमिकल इक्वेशंस में स्पेसिफाई नहीं होती जब तक वो मैंडेट, जब तक वो जरूरी ना हो, नेसेसरी ना हो। ठीक है, अब सम टाइम जो रिएक्शंस कंडीशन है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट फॉर द रिएक्शंस आर इंडिकेटेड अबव एंड और बिलो द एरो इन द इक्वेशन। ये एरो हमें बताता है कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है टुवर्ड्स प्रोडक्ट। अब इस केमिकल रिएक्शन के ऊपर जो भी कंडीशन है, चाहे हमने वो प्रेशर की कंडीशन है, या टेम्परेचर की कंडीशन है, या कैटलिस्ट डाला, तो इस एरो के ऊपर अबव और नीचे लिखते हैं। ठीक है, यूजिंग दिस स्टेप्स हमने बैलेंस करना था इक्वेशन 1.2 गिवन इन द नेक्स्ट अर्लियर, इन द टेक्स्ट अर्लियर। अब ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, ये मैं सॉल्यूशन आपको बता रखा। जैसे हमने पढ़ा था, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। क्यों क्लीन करना चाहिए? क्योंकि मैग्नीशियम रिएक्टिव मेटल है, वो एयर के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देती है उसके सरफेस पे, और ये जो लेयर बन जाती है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड की, तो ये प्रिवेंट करती है मैग्नीशियम को कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट, दिस लेयर प्रिवेंट मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन। इसलिए हमने सैंड पेपर से इसे रिमूव करते हैं इस लेयर को, ताकि मैग्नीशियम कैन बर्न इफेक्टिवली। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द फ्लोइंग केमिकल रिएक्शन। हाइड्रोजन H2 गैसेस फॉर्म Cl2, ये मैंने तीनों जो ये रिएक्शंस हैं ये बैलेंस करके आपके सामने लिख रखी है, और इसमें आपको जो बैलेंसिंग है कि कैसे करनी है वो आपको मैंने ऊपर बता दिया था। ठीक है, तीनों पॉइंट है जो क्वेश्चन नंबर 2 के, हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन, बेरियम क्लोराइड BaCl2 Al2SO43 एल्यूमिनियम सल्फेट, ये क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, आप इसके बाद जब मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा, तो ये जो रिएक्शंस मैंने लिख रखे हैं आपने खुद बताना है कि ये कौन सी रिएक्शन होगी, क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होएगी, या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, या कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है। ठीक है, आप उसके बाद है हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फ्लोइंग। ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 की दोनों इक्वेशंस लिखी हुई है बैलेंस करके। जब बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट किया जाता है तो बेरियम सल्फेट बनता है हमारे पास +2 NaCl। ये इसकी फिजिकल स्टेट भी लिख रखी है। और सेम दूसरे में सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या बनता है हमारा NaCl + H2O। अब हमने ये बताना है कि हमारे पास कितनी टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शंस जो एटम होते हैं वन एलिमेंट्स के, वो डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। मतलब अगर मैग्नीशियम है तो वो मैग्नीशियम ही रहेगा, वो दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं होता। और एटम्स क्या होते हैं, वो डिसअपियर भी नहीं होते, मिक्सचर और अपीयर समवेयर एल्सवेयर। ठीक है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, जो भी केमिकल रिएक्शंस होती है उसमें क्या होता है, ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होती है बिटवीन एटम्स। जो रिएक्टेंट्स के अंदर एटम्स प्रेजेंट हैं तो उनमें क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान या तो उनके बॉन्ड आपस में टूटते हैं या वो नया बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन
रिएक्शंस क्या होती है, इसके लिए हमने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड का स्मॉल अमाउंट लिया, और कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी कहते हैं। ये बीकर है, इसमें हमने कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, ये सॉलिड फॉर्म में होगा। अब इसमें हमने धीरे से थोड़ा वाटर ऐड किया। अब आपको बीकर को टच करना है और आपने बताना है कि आपने कुछ चेंज टेम्परेचर में फील किया। जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड, इसे हम क्विक लाइम बोलते हैं, ये आप जरूर याद रखिए, वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड। और एक्वेश क्या है, जो आपको ऊपर बताया था, वाटर में सोल्यूशन हो तो उसे एक्वेश करते हैं, एक्वेश बोलते हैं। इसे बोलते हैं स्लेक्ट लाइम। और इस केस में हीट जनरेट हुई, जिस भी के यानी हीट जनरेट हुई तो ये बीकर है, ये हमें हॉट फील होगा। हॉट फील हुआ, हीट जनरेट हुई, तो हमारी ये रिएक्शन कैसी है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि हीट निकल रही है। और इस रिएक्शन में दो रिएक्टेंट कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इन रिएक्शंस को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ओके, इन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ये जो स्लेक्ट लाइम है, जो सॉल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम जो प्रोड्यूस हुआ है इस रिएक्शन में, इसी को हम वाइट वॉशिंग, जो घरों में पहले वाइट वॉशिंग होती थी, अब तो ये पेंट वगैरह आ गए हैं, तो पहले लोग इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही यूज़ करते थे। इसमें क्या होता था, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो रिएक्ट करता था कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, और उसके बाद एक थिन लेयर बन जाती थी कैल्शियम कार्बोनेट की ऑन दी वॉल्स। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव्स ए शाइनी फिनिश टू द वॉल्स। 2 या 3 दिनों के बाद जो एयर के अंदर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसके साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बना देता है। और केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। यहाँ पे ये रिएक्शन दिखाई गई है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट किया इसने, उसके बाद इसने कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया, एस यानी मतलब सॉलिड फॉर्म में, प्लस H2O लिक्विड। अब हमारे पास कुछ और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोयल। कोल कार्बन की फॉर्म में होता है और ये सॉलिड में है, इसको ऑक्सीजन के साथ हमने रिएक्ट किया तो हमारे पास क्या बना, CO2 गैस बनी। वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो H2O बना। ये एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। और कॉम्बिनेशन क्या होती है, दो रिएक्टेंट आपस में जुड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। वो गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और सॉलिड में भी हो सकता है। ठीक है, अब ये मैंने आपको बताया कि रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। और यहाँ हमारे पास एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। ये एग्जाम्पल आपको जरूर याद रखने हैं, पेपर में डायरेक्ट आपसे पूछ लेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल दीजिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जाम्पल दीजिए। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जब CH4 को हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनती है, CO2 प्लस H2O। इसमें हीट निकलती है दोनों रिएक्शनों में। और जो रेस्पिरेशन है, तो ये कह रहा है कि आपको पता है क्या, जो रेस्पिरेशन है वो भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि उसमें भी हीट निकलती है। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर जो है, डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यहाँ दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। हम सबको पता है कि वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, और वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। जो खाना हम खाते हैं उससे हमें ये एनर्जी मिलती है। तो डाइजेशन के दौरान क्या होता है, जो फूड है वो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोक हो जाता है, यानी टूट जाता है।
एग्जाम्पल जो राइस, पोटैटोस और ब्रेड होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन करते हैं। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये ब्रोक डाउन हो जाते हैं टू फॉर्म ग्लूकोज, ठीक है। और यही ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ इन दी सेल्स ऑफ आवर बॉडी कंबाइन हो जाता है। जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं वहाँ पे ये कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। और इसी रिएक्शन का जो स्पेशल नेम है उसे कहते हैं रेस्पिरेशन। और इस रेस्पिरेशन के बारे में हम चैप्टर नंबर 6 में और डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे आप ये याद रख लीजिए कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6 कार्बन 6 हाइड्रोजन 12 O6, ठीक है। इसने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ जो हमारी सेल बॉडी में जो सेल में प्रेजेंट है, तो हमारे पास क्या बना, CO2 वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, जो वेजिटेबल मैटर होते हैं उनका जो डिकम्पोजिशन होता है वो कंपोस्ट में, वो भी एक एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का। तो ये आप पे 3 एग्जाम्पल हो गए हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, रेस्पिरेशन और डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। Identify the type of the reaction taking place in activity 1.1 where heat is given out along with the formation of single product। सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है और हीट निकल रही है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और वो एक्टिविटी थी मैग्नीशियम वाली, तो 2Mg प्लस O2 2Mg। दो प्रोडक्ट हो, दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। आगे बढ़ते हैं अब, डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है। इसमें हम एक्टिविटी 1.5 में देखते हैं। हमने क्या किया, 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, एक ये बॉइलिंग ट्यूब है, इसके अंदर हमने 2 ग्राम यानी 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स डाल दिए हैं। अब आपने नोट करना है, नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। आपने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल डाले हैं इसके अंदर, उसका कलर नोट करना है। और हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ ए बर्नर और स्पिरिट लैम्प एज शोन इन फिगर। आपने इस बॉइलिंग ट्यूब में क्या किया, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल डाल दिए, आप उसका कलर नोट कीजिए। उसके बाद उसे आपने हीट करना है और उसके बाद दोबारा क्रिस्टल्स का कलर देखना है आफ्टर हीटिंग। हम इसमें क्या नोट करते हैं, जो ग्रीन कलर था ना फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का, जो पहले ग्रीन कलर था वो अब चेंज हो चुका है। और हम स्मेल और यू कैन आल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर, ठीक है। ये F2FeSO4 ये हमारे पास फेरस सल्फेट है। ये जब हमने इसे हीट किया फेरस सल्फेट को, तो ये कन्वर्ट हो गया फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। जिस भी रिएक्शन में जो सिंगल रिएक्टेंट है वो सिंपलर प्रोडक्ट्स देते हैं। यहाँ सिंगल रिएक्टेंट हो गए, इसने 2 सिंपल प्रोडक्ट दिए 3, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब वो टूट गया। फेरस सल्फेट क्रिस्टल लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस, इट देन डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। और फेरिक ऑक्साइड हमारा क्या सॉलिड है, और बाकी 2 जो प्रोडक्ट है हमारे ये क्या है, गैसेस में। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट है जो लाइमस्टोन है, और हमने पढ़ा था ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट ही क्या है, मार्बल का, ठीक है। जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो वो किस में चेंज होता है, कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस CO2 गैस में। ये क्या है, क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड इज कोल्ड लाइम और क्विक लाइम। इट हैज़ मैनी यूसेज, वन इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। कैल्शियम ऑक्साइड का मेन
यूजेस में से एक है, जिस जो है मैन्युफैक्चरर ऑफ सीमेंट में यूज़ होता है। और जब भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो हीट के द्वारा कैरी की जाती है, इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, इसे क्या बोलते हैं हम? थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी डिकम्पोजिशन तो हुआ, और किसकी हेल्प से हुआ? हीट की हेल्प से। तो इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया? थर्मल डिकम्पोजिशन। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज गिवन। इस एक्टिविटी जो 1.6 है, इसमें भी थर्मल डिकम्पोजिशन का एक हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया है। आपने क्या किया, 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर को हमने एक बॉलिंग ट्यूब में लिया। हमने बॉलिंग ट्यूब को एक पेयर ऑफ टोंग्स के साथ होल्ड कर रखा है, और इसे हीट किया है ओवर ए फ्लेम, जैसे ये फिगर में दिखाया गया है। ये हमारे पास होगी बॉइलिंग ट्यूब, इसमें 2 ग्राम हमने नाइट्रेट लिया है और इसे टोंग्स की हेल्प से पकड़ रखा है। अब हमें बताना है कि हमने क्या ऑब्जर्व किया। जैसे हम देखेंगे जो एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, यहाँ आपको दिख रहा होगा ये ब्राउन फ्यूम्स जो निकल रही है, दिस फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये जो फ्यूम्स है ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, और जो रिएक्शन टेक प्लेस हुई है वो यहाँ शो हो रखी है। लेड नाइट्रेट को लिया, हीट किया, लेड ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना, ऑक्सीजन बना। तो ये एग्जाम्पल होगी थर्मल डिकम्पोजिशन का, क्योंकि यहाँ पे आपने हीट दी। लेट अस परफॉर्म सम मोर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज गिवन इन एक्टिविटी 1.7 और 1.8। मीन्स ये एक्टिविटी 1.6, 1.7, 1.8 ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है कि एक्टिविटी हमें बताई हुई। एक्टिविटी 1.7 में क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की गई है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं एक प्लास्टिक मग है। ये प्लास्टिक मग दे रखा है हमें, उसमें हमने 2 होल्स को ये इसका बेस हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 होल क्रिएट कर दिए, और इन होल्स में हमने क्या किया, हमने रबर स्टॉपर लगा दिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ये जो कार्बन के इलेक्ट्रोड है जो आपको ब्लैक ब्लैक शो हो रहे हैं इसमें, ये है इलेक्ट्रोड, और इन इलेक्ट्रोड्स को हमने एक यहाँ कनेक्ट कर दिया है बैटरी से। 6 वोल्ट की बैटरी है। अब इस मग में हमने वाटर फिल कर दिया है, और वाटर को इतना फिल करना है कि जो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं वो उसमें इमर्स हो जाए। ठीक है, उसके बाद वाटर में हमने क्या किया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली, दोनों टेस्ट ट्यूब को टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विद वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रॉन्स। 2 टेस्ट ट्यूब ली जो वाटर से फिलअप है, उसको हमने इन्वर्ट करके ये जो इलेक्ट्रोड्स है यहाँ पे इन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रोड्स पे। अब यहाँ से हमने करंट, जो बैटरी हमने लगाई थी यहाँ से करंट हमने स्विच ऑन कर दिया, और अपार्टस को अब हमें कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देना है, यानी यहाँ कोई एक्टिविटी नहीं करनी। तो हम देखेंगे यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स है, ये आपको यहाँ शो भी हो रहे होंगे, स्मॉल स्मॉल बबल्स शो हो रहे होंगे। दिस बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। ये बबल्स क्या करते हैं, वाटर को डिस्प्लेस करते हैं इन टेस्ट ट्यूब्स में। इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। अब ये पूछ रहा है कि क्या जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो दोनों टेस्ट ट्यूब में सेम होगी? नहीं, वॉल्यूम कलेक्टेड इन वन ट्यूब हाइड्रोजन इज डबल। जो हाइड्रोजन वाली ट्यूब है उसमें वॉल्यूम डबल होगी, क्योंकि जो वाटर होता है H2O उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं फॉर एवरी 1 ऑक्सीजन एटम, इसीलिए हाइड्रोजन वाले में क्या, टेस्ट ट्यूब में क्या, वॉल्यूम डबल होगी। अब ये कह रहा है कि वंस द टेस्ट ट्यूब्स आर फिल्ड विद द रिस्पेक्टिव गैसेस, जैसे ही दोनों टेस्ट ट्यूब में, एक में हाइड्रोजन और
एक में ऑक्सीजन फिल हो गया है, तो आपने क्या करना है, दोनों टेस्ट ट्यूब को हटा देना है और उसके पास आपने टेस्ट दिस गैसेस वन बाई ब्रिंगिंग ए बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। आपने टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास बर्निंग कैंडल लेके आनी है और आपने बताना है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, व्हाट हैपेंड इन ईच केस और विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब। जैसे ही हम बर्निंग कैंडल लेके आएंगे तो जो हाइड्रोजन ट्यूब थी ना, उसमें जो गैस बर्न करती है विद ए करेक्टरिस्टिक पॉप साउंड, ठीक है, जो इंडिकेट क्या करती है कि हाई फ्लेमेबिलिटी है। और दूसरे में हमें पता है जो ऑक्सीजन ट्यूब है, ऑक्सीजन क्या करती है, कंबशन को सपोर्ट करती है। तो जो कैंडल है ना, वो बहुत ब्राइटली बर्न करेगी, ठीक है। विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, ये एनोड, ये कैथोड। कैथोड क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और एनोड होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। हम कहते हैं कि कटायन, कटायन पॉजिटिव होता है, जो कटायन जाएगा कैथोड पे, सी से सी पे, अनायन एनोड पे। क्योंकि कटायन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव चीज़ कहाँ जाएगी, नेगेटिव के पास, यानी कटायन कैथोड, कैथोड क्या होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अनायन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव कहाँ जाएगी, पॉजिटिव के पास, यानी एनोड पे। अनायन एनोड पे, कटायन कैथोड पे। जो हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है मतलब कैथोड, उसके कोलेक्ट होएगी विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब। तो कैथोड वाली पे हमारी हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होगी और एनोड वाली पे हमारी ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब हमारे पास एक एक्टिविटी है 1.8, इसमें क्या बताया गया है कि हमने 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेना है। एक चाइना डिश, ये चाइना डिश है, इसमें हमने 2 ग्राम ले लिया सिल्वर क्लोराइड। उसका कलर देखना है कि क्या कलर है। उस चाइना डिश में को हमने सनलाइट में रख देना है कुछ टाइम के लिए, और दोबारा हमने कुछ टाइम बाद उसका क्या देखना है, कलर क्या है। तो हम देखते हैं जो वाइट सिल्वर क्लोराइड था ना, वाइट कलर का, वो ग्रे में चेंज हो गया है। सनलाइट की प्रेजेंट में वाइट सिल्वर क्लोराइड का कलर ग्रे हो चुका है। दिस इज ड्यू दी डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। ये सिल्वर क्लोराइड हो गया AgCl, सनलाइट की प्रेजेंट में क्या बना, Ag प्लस सिल्वर, Ag प्लस क्लोरीन, यानी सिल्वर प्लस क्लोरीन। और एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट बना रहा है तो कौन सी रिएक्शन होगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, ये यहाँ रिएक्शन शो हुई है और इसमें कह रहा है कि जो सिल्वर, अभी तो हमने सिल्वर क्लोराइड का देखा, सिल्वर ब्रोमाइड भी सेम रिस्पॉन्स करता है ऐसे ही सनलाइट की प्रेजेंट में। जो ये दोनों रिएक्शन है ना, दी अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो इन रिएक्शंस का यूज़ किया जाता है वाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में। आपको ये चीज़ याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। पेपर में आ सकता है कि कोई इन रिएक्शंस को ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है, आपको वो लिखना हो तो आपने सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड वाले रिएक्शंस लिखनी है। अब हमारे पास ये कह रहा है कि हमने एक एक्टिविटी कैरीड आउट करनी है, कैरी आउट द फ्लोइंग एक्टिविटी। हमने 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड को एक टेस्ट ट्यूब में लिया, उसमें 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड ऐड किया और मिक्स कर दिया विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड। अब हमने बॉटम को टच करना है टेस्ट ट्यूब का विद योर पाम, और आपने बताना है कि आपको क्या फील हुआ, और रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस अमोनियम क्लोराइड लिया तो हमारा क्या बना, बेरियम क्लोराइड Cl2 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन होगी। तो हमने क्या देखा, जो बॉटम है रिएक्शन का वो कोल्ड है, यानी ठंडा है,
अगर ठंडा है तो इसका क्या मतलब है, रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इससे पहले जब हमने टेस्ट ट्यूब को, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला था एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी हमारी थी, उसमें जैसे हमने टेस्ट ट्यूब को हाथ लगाया तो हमें हॉट फील हुआ। हॉट फील मतलब उसमें हीट निकली थी, हीट निकली थी, तो वो रिएक्शन थी एक्सोथर्मिक। इसमें हमें हीट महसूस नहीं हुई, यानी ठंडा महसूस हो रहा है, तो ये रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक। हमें ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो ए सोल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। हमने पढ़ा था ऊपर कि वाइट वॉशिंग के लिए कौन सा सोल्यूशन यूज किया जाता है। तो नेम दी सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फार्मूला। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसी को क्या कहते हैं, क्विकलाइन। राइट द रिएक्शंस, रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन फर्स्ट अबव विद वाटर। जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड जो सॉलिड फॉर्म में होता है, इसे हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें हीट निकलती है, और ये कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हमसे पूछ रहा है कि व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि वाटर मोलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन का 1, तो इसलिए हाइड्रोजन की जो अमाउंट होता है गैस का वो डबल होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। अब हमारे पास आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस एक्टिविटी 1.9 में हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। इसमें आपने क्या करना है, हमने टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन दैम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। सबसे पहले हमने 3 आयरन नेल्स ले ली, उसको हमने रब किया सैंड पेपर की हेल्प से। अब हमने 2 टेस्ट ट्यूब्स ली है, जिसको ये टेस्ट ट्यूब्स हैं 2, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, ईच टेस्ट ट्यूब में 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। इसे ए मार्क कर दिया, इसे बी मार्क कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो 2 आयरन नेल्स हैं, हमने ये देखो, ये आयरन नेल्स होगी, इसे थ्रेड की हेल्प से हमने इमर्स किया गया है कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हो गया, ठीक है। हमारे पास कितनी थी, 3 आयरन नेल थी, हमने 2 को इस सोल्यूशन में यूज़ किया, 1 को वैसे अलग रख दिया। 20 मिनट बाद हमने दोनों आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से बाहर निकाल लेते हैं। अब हमें कंपेयर करनी है इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब्स ए एंड बी, और हमें ये भी कंपेयर करना है कि आयरन नेल्स का जो कलर है, जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाली थी उसमें, और जो हमने बाहर एक आयरन नेल रखी थी, क्या डिफरेंस है। यहाँ पे अब हम देखेंगे जो रिएक्शन मिक्सचर था ना, जिसमें हमने एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट किया था टेस्ट ट्यूब भी, इसका कलर हो गया है फेड, और दूसरे का है कलर सेम टू सेम। जो आयरन नेल बिकेम ब्राउनिश, ये ब्राउनिश कलर हो गया सोल्यूशन में डालने के बाद, ठीक है। इसमें ये बता रहा है कि आयरन नेल का जो ब्राउनिश कलर है क्यों हुआ, और जो ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था वो फेड क्यों हुआ, ये आप इम्पोर्टेंट लगा लो क्यों। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या रिएक्शन टेक प्लेस की। आयरन था हमारा, सॉलिड फॉर्म में है क्योंकि नेल्स हैं, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हो गया, आयरन ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, तो आयरन सल्फेट बना प्लस कॉपर बना। इस रिएक्शन में क्या हुआ, आयरन ने डिस्प्लेस या रिमूव कर दिया अनदर एलिमेंट, कॉपर को, यानी कॉपर को हटा के आयरन खुद आ गया सल्फेट के साथ, तो इस रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के ये दो एग्जांपल और हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर की जगह क्या आ गया, जिंक, तो जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस।
या है लेड, लेड ने क्या कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, क्या बन गया, लेड क्लोराइड। तो ये जो तीनों रिएक्शंस हैं ये आपकी एग्जाम्पल हैं किस रिएक्शन के, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप ऐसे कीजिए, जैसे कि कोई रिएक्टेंट है, ये ए बी से बने हैं, प्लस दूसरा है सी डी से बना है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, ये जो ए है ये डी के साथ कंबाइन हो जाता है, और बी है ये सी के साथ कंबाइन हो जाता है। तो ये होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें देखिए सोडियम सल्फेट है, Na2SO4, Na2 को A मान लो, SO4 को B मान लो, प्लस बेरियम क्लोराइड है, बेरियम को आप C मान लो और क्लोराइड को मान लो D। तो A किसके साथ होएगा, D के साथ, यानी Na किसके साथ जाएगा, Cl के साथ, और B किसके साथ जाएगा, C के साथ, यानी बेरियम किसके साथ जाएगा, सल्फेट किसके साथ जाएगा, बेरियम के साथ। तो ये क्या बना, बेरियम सल्फेट। यू विल ये एक्टिविटी देख लेते हैं हम एक बार। हमने 3 ml सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन लिया, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने 3 ml बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन लिया। दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया, क्या ऑब्जर्व किया, तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये रिएक्शन जो कैरिड आउट हुई है, इसके बाद एक वाइट सब्सटेंस जो वाटर में क्या है, इनसोल्यूबल, ये जो वाइट सब्सटेंस देख रहे हैं इसकी फॉर्मेशन हुई है, इसकी फॉर्मेशन हुई है। तो ये जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस है ना, जो फॉर्म हुआ है, ये है एज ए प्रेसिपिटेट। और एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस ए प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो कोई भी वो रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनेगा, जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म होगा, जो प्रेसिपिटेट होता है, उन रिएक्शंस को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। और ऐसा क्यों हुआ, जो वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, ये बेरियम सल्फेट के क्या हैं, वाइट प्रेसिपिटेट बने थे, इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शंस ऑफ SO4 सल्फेट और बेरियम, SO4 2 नेगेटिव और बेरियम 2 प्लस। ये बेरियम 2 प्लस है तो ये है कटायन, और ये है नेगेटिव है तो ये है अनायन। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड विच रिमेन इन सोल्यूशन। क्योंकि AQ लगा रखा है इसके साथ एक्वेस, तो ये सोल्यूशन में ही रहा सोडियम क्लोराइड। सच रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस या प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो गया कि एक्सचेंज ऑफ आयन होगा बिटवीन द रिएक्टेंट्स। ये दो रिएक्टेंट हो गए, NaCl के साथ, ये ऐसे कह दो सोडियम, ये जो होता है ना, इसमें पहला पॉजिटिव, दूसरे पे चार्ज नेगेटिव आता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव गया नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट करेगा NaCl, और बेरियम पॉजिटिव है, ये जाएगा SO4 के साथ नेगेटिव। तो इन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं रिकॉल एक्टिविटी 1.2। जो एक्टिविटी 1.2 है, आपने ये करा रिकॉल करने के लिए, तो वो एक्टिविटी मैंने ऊपर लिख दी थी कि क्या उसकी केमिकल रिएक्शन थी और कौन सा कंपाउंड बना था। तो ये मैंने आपको ऊपर जहाँ एक्टिविटी 1.2 थी वहाँ पे ये तीनों क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जो अभी हमने पढ़ा, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है बिटवीन द रिएक्टेंट्स, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है। हमने एक चाइना डिश ली, ये चाइना डिश है, इसमें हमने 1 ग्राम कॉपर पाउडर डाल दिया, ठीक है। अब हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया जो सरफेस है ना, सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। और वाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म। तो अब हमसे पूछ रहा है कि ये ब्लैक सब्सटेंस क्यों बना।
दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड द कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। ये इसलिए हुआ क्योंकि जो कॉपर है वो उसमें ऑक्सीजन ऐड कर दी, और ऑक्सीजन ऐड होने के बाद क्या बना, वो कॉपर ऑक्साइड। ये इसकी इक्वेशन दे रखी है। कॉपर प्लस ऑक्सीजन हीट किया तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। अगर हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल, ये कह रहा है कि ये जो हमारा कॉपर ऑक्साइड बना, इसके ऊपर से हम अगर हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं तो जो ब्लैक कोटिंग है ना ऑन दी सरफेस, वो ब्राउन हो जाती है। एज द रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन। ठीक है, पहले हमने क्या किया, कॉपर से रिएक्ट किया, ऑक्सीजन को रिएक्ट हुई कॉपर ऑक्सीजन के साथ, हीट हीट दिया तो कॉपर ऑक्साइड बना। कॉपर ऑक्साइड के बाद हमने क्या किया, इसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन पास आउट कर दी, हीट दी, तो दोबारा से हमारा रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस हुई और हमारा क्या बना, कॉपर बना प्लस वाटर बना। इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शंस, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन कर रहा है तो उस सब्सटेंस को क्या कहा जाएगा कि सब्सटेंस क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। अगर लॉस लूज कर रहा है ऑक्सीजन को, लॉस करता है ऑक्सीजन का, तो क्या कहेंगे कि सब्सटेंस रिड्यूस। यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे हमारा कॉपर ऑक्साइड है, तो इसमें क्या हुआ, गेन किया इस कॉपर ने ऑक्सीजन को, तो इस रिएक्शन में कॉपर क्या हुआ, ऑक्सीडाइज। इसमें क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, यानी कॉपर ने लूज कर दिया ऑक्सीजन को, तो ये इस रिएक्शन में जो कॉपर है वो हुआ रिड्यूस। ठीक है, अब ड्यूरिंग दिस रिएक्शंस 1.29 जो कॉपर ऑक्साइड था उसने लूजिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग रिड्यूस्ड। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज। हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन गेन किया, H2 से H2O बन रहा है, मतलब हाइड्रोजन की क्या हुई, ऑक्सीडेशन, और कॉपर की हुई रिडक्शन। वन रिएक्टेंट्स गेट ऑक्सीडाइज वाइल दी अदर गेट्स रिड्यूस ड्यूरिंग ए रिएक्शंस। और इन रिएक्शंस को क्या कहते हैं, रिडोक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। जब एक रिएक्शन में एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो और दूसरा रिड्यूस हो, तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं रिडोक्स रिएक्शंस और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर प्लस वाटर, तो ये कॉपर क्या है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन। इस ऑक्सीडेशन जब होगा जब ऑक्सीजन ऐड होगा, इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन। कुछ और एग्जांपल हैं ये, आप इन्हें याद रखना। जिंक ऑक्साइड को कार्बन से करेंगे तो कार्बन में तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो कार्बन हो गया, कार्बन की क्या होगी, ऑक्सीडेशन। और जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो जिंक की क्या होगी, रिडक्शन। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। देखो, कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू CO एंड जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस टू जिंक। और रिएक्शन 1.32 में HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2 वेरस MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2। तो इन एग्जाम्पल से हम क्या कह सकते हैं कि अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है और लूज करता है हाइड्रोजन को ड्यूरिंग ए रिएक्शन, इट इज ऑक्सीडाइज। और अगर एक सब्सटेंस लूज करता है ऑक्सीजन को और गेन्स हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, इट इज रिड्यूस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर याद रखना। अगर सब्सटेंस गेन कर रहा है ऑक्सीजन का तो ऑक्सीडेशन, गेन कर रहा है या ऑक्सीजन का गेन और हाइड्रोजन को लूज तो ऑक्सीडाइज। दूसरे केस में ऑक्सीजन को अगर लूज कर रहा है और गेन कर रहा है हाइड्रोजन को तो वो होगी रिड्यूस। तो रिकॉल एक्टिविटी 1.1, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ए dazzling flame in air oxygen and changes into a white substance। तो हमने बताना इज मैग्नीशियम बीइंग ऑक्सीडाइज और रिड्यूस इन दिस रिएक्शन। मैग्नीशियम में क्या ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो मैग्नीशियम क्या है, ऑक्सीडाइज हुआ है। और ये कैसे कलर का था, वाइट, एंड चेंजेस इनटू वाइट सब्सटेंस। अब हम
नहीं, ये देखना है 1.2। हैव यू ऑब्जर्व दैट द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ, हमारी जो डेली लाइफ की रूटीन्स है उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहाँ ऑब्जर्व किया आपने? तो सबसे पहले आता है कोरिजन। आपने देखा होगा जो आयरन के आर्टिकल्स हैं, जब वो नए होते हैं तो वो काफ़ी चमकदार शाइनी होते हैं, बट गेट कोटेड विद ए रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। लेकिन जब आप कुछ टाइम के लिए उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उनके ऊपर एक रेडिश ब्राउन पाउडर सा कोट हो जाता है। तो जो ये प्रोसेस है ना, इसको कहते हैं हम रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी आयरन को जंग लग जाता है। कुछ और मेटल भी हैं जो ऐसी टर्निस्ट हो जाती है सेम मैनर में। अब आपने बताना है, हैव यू नोटिस द कलर ऑफ कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर। यहाँ कॉपर और सिल्वर का एग्जाम्पल लिया गया है। तो कॉपर और सिल्वर पे जब ऑक्सीडेशन होती है तो कौन सा उनके कलर कोट हो जाते हैं? व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड एटसेट्रा, इट इज सेड टू कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। ये कह रहे हैं कि जब भी कोई मेटल, कोई भी सब्सटेंस जो उसके अराउंड है, मेटल के अराउंड, जैसे मॉइस्चर हो गया, एसिड हो गया, तो ये उसे कोरोड कर देता है और यानी उसके जंग लग जाता है, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? कोरिजन। अब सिल्वर पे कैसी कोटिंग होती है? ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर एग्जाम्पल्स ऑफ कोरिजन। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हो गए। आयरन का हो गया कोरिजन में, सिल्वर का हो गया, सिल्वर पे ब्लैक कोटिंग हो जाती है, और कॉपर का हो गया कि कॉपर पे ग्रीन कोटिंग हो जाती है। इसमें बता रखा है जो कोरिजन है वो डैमेज करता है कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, शिप्स और ऑल द ऑब्जेक्ट्स जो मेटल के बने होते हैं, और स्पेशली मेटल्स में भी कौन से? जो आयरन के बने होते हैं। अब हम पढ़ते हैं रेनेसिटी। वेट, रेंसिडिटी, ओके। आप हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ड द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम? आपने क्या देखा होगा, जो फैट्स और ऑयल्स है ना वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है, और उनमें से स्मेल और उनका जो स्मेल और जो टेस्ट है वो चेंज हो जाते हैं। इसलिए यूजली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, जिन्हें हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट, वो एडिड किए जाते हैं फूड के जो कंटेन करते हैं फैट एंड ऑयल। कुछ टाइम बाद जो हमारे फैट एंड ऑयल्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और उनका स्मेल और जो टेस्ट है चेंज हो जाते हैं। इसलिए ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए जिन हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं, ठीक है, और या हम रखते हैं उन्हें इन एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं। जैसे हम अचार रखते हैं तो अचार को एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं कि ताकि ऑक्सीडेशन स्लो हो। अब ये कह रहा है कि डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विथ गैस सच एस नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्साइड। तो कौन सी गैस भरते हैं वो चिप्स के पैकेट्स में? नाइट्रोजन, ताकि जो चिप्स है ऑक्सीडाइज ना हो। अब हमने ये बताना है, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट? आयरन सॉलिड में थी, जो फॉर एग्जांपल किया था कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में, आयरन सल्फेट बना प्लस कॉपर सॉलिड फॉर्म में बना। इनिशियल जो कलर था वो ब्लू था कॉपर सल्फेट में, जो फाइनल कलर है वो ग्रीनिश कलर सा होगा आयरन सल्फेट का, ठीक है। ये इसलिए हुआ क्योंकि जो आयरन है ना वो रिएक्टिव ज़्यादा है कॉपर से। जैसे ही आयरन नेल को हम डिप्ट करते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है, तो आयरन डिस्प्लेस कॉपर एंड फॉर्म आयरन सल्फेट। गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। तो यहाँ पे मैंने आपके पास इसके एग्जांपल लिख दिए हैं। जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक HCl को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ किया जाता है रिएक्ट, तो ये क्या बनाती हैं? इसमें H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव।
एच ओ एच के साथ चला गया H2O बना, Cl Na के साथ गया तो NaCl बना। ऐसे ही AgNO3 NaCl, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ए जाएगा डी के साथ AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। अब आपने थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि आपने बताना है कि जो नीचे रिएक्शन दे रखी है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। यहाँ सोडियम है, सोडियम, यहाँ सोडियम से एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो सोडियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O, कॉपर से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन, तो कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है। और हाइड्रोजन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, H2 से H2O बन रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन यानी ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब हमने जो अब तक पढ़ा है पूरा चैप्टर, इसमें हम पूरे चैप्टर में क्या कुछ सीखा हमने यहाँ डिस्कस देखते हैं। हमने देखा जो एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और उनकी फिजिकल स्टेट्स सिंबॉलिकली, ठीक है, जैसे कि गैस, लिक्विड या किस फॉर्म में। एक केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस सो दैट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन्वॉल्व्ड इन ए केमिकल रिएक्शन आर सेम ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड्स ऑफ द इक्वेशन। ये इसमें हमने पढ़ा कि जो नंबर ऑफ एटम्स है, चाहे वो रिएक्टेंट साइड हो या प्रोडक्ट साइड हो, तो वो हमेशा इक्वल होने चाहिए और इक्वेशन हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके एक सिंगल नया सब्सटेंस बनाएंगे, वो होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन के। इसमें क्या होता है, एक सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाता है और दो से ज़्यादा सब्सटेंस बनाते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगी, जिस रिएक्शन में हीट निकलती है, प्रोडक्ट के साथ हीट निकलती है, हीट इज गिवन आउट अलोंग विद द प्रोडक्ट, वो रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक। और जिन रिएक्शंस में हमें हीट देनी पड़ती है वो रिएक्शंस होगी एंडोथर्मिक। और जब कोई एलिमेंट डिस्प्लेस करता है अनदर एलिमेंट को उसके कंपाउंड से, तो वो कौन सी होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और डबल डिस्प्लेसमेंट में आयंस, टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर एक्सचेंज्ड इन ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ये हमने जो ऊपर पढ़ा है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के एग्जांपल हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, ये कल जो हमारे ऊपर प्रेसिपिटेशन जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हमने पढ़ा था, उसमें हमने प्रेसिपिटेशन का पढ़ा था। तो जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, इनसोल्यूबल साल्ट्स। और रिएक्शंस आल्सो इन्वॉल्व द गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बाय सब्सटेंसेस, ठीक है। तो अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन क्या होती है, ऑक्सीडेशन में होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन में इसका अपोजिट हो जाएगा, रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। इसी के साथ हमने क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस कंप्लीट हो कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। आशा है आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी पॉइंट को लेकर, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसके जितने क्वेश्चन हैं वो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में उनको कंप्लीट करवा दिया जाए। आप सभी का धन्यवाद।